नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आईआईएफएल की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो कंपनी का बीता ट्रैक रिकॉर्ड है और उसके हिसाब से हम लोग एनालाइज करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में इसका क्या डिमांड हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका नाम देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। और दोस्तों अगर बात करें हम लोग तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके फाउंडर थे निर्मल जैन। तो निर्मल जैन यहाँ पे इसके फाउंडर थे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किस किस कंट्री को सर्व करती है अपनी सर्विसेज, तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया तो है ही। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपका स्विट्ज़रलैंड, और फिर यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, फिर सिंगापुर, हांगकॉन्ग, मॉरिशस और यूएई। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे जो ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ और फैक्ट और फिगर। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आईआईएफएल की वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, अदर लोन्स। और यहाँ पे अब आइए थोड़ा सा अबाउट अस में इनके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कंपनी का थोड़ा एक्सपेंशन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी ही कि लोन्स में होम लोन्स है, गोल्ड लोन है, बिजनेस लोन है, और यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी वगैरह मीडियम रख के आप अपना जो है जो आपका लोन है वो आप ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके जो है 2372 ब्रांचेस हैं इनके, और ऑलमोस्ट ये 500 प्लस सिटीज़ में ये अवेलेबल हैं। 500 प्लस सिटीज़ एक बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे इनके वेबसाइट में कुछ अट्रैक्टिव मुझे नहीं देखने को मिला, सो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सो आइए अब थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। चल, अगर दोस्तों हम लोग इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के नियर अबाउट है। और वहीं अगर हम लोग अगर बात करें कि इनके सेल्स ग्रोथ की और प्रॉफिट ग्रोथ की, तो यहाँ पे थोड़ा सा मीन्स पूरा निगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अभी ऑलमोस्ट 67% का माइनस में चल रहा है। सो ये एक बहुत ही बेकार बात है। अगर सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इस कंपनी को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये ऐसी कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट की कोई ग्रोथ ही नहीं है, माइनस में चल रहा है। और वहीं अगर हम लोग प्रमोटर्स के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे प्रमोटर जो है 24 के नियर अबाउट, 25 के नियर अबाउट आपको यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। वहीं ROCE अगर हम लोग देखें तो ROCE 8 का है। अगर यहाँ पे ROCE अगर अच्छा खासा होता, ऑलमोस्ट 20 के अबव होता, तब यहाँ पे हम एक अच्छी इसको मीन्स बाइंग अपॉर्चुनिटी कह सकते थे, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से हम लोग इससे एक अच्छा स्टॉक मान सकते थे। बट यहाँ पे भी इसने जो है हमें निराश किया है। और वहीं अगर हम देखें तो डिविडेंड दोस्तों पूरी कहानी आपको यहाँ पे दिखा के रख देगा कि यहाँ पे कंपनी डिविडेंड ऑलमोस्ट नहीं के बराबर दे रही है। 0.75 कुछ नहीं होता है दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में डिविडेंड अगर लेने आए हैं तो। हालांकि हार्डली बहुत कम लोग जो है डिविडेंड वगैरह लेते हैं, मीन्स स्पेसिफिक पीरियड के लिए अगर होल्ड करते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। सो अब आइए कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि आईआईएफएल कहाँ पे रैंक करता है अपने पीयर पे। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के दम पे आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखने को मिल रहा है, जो फाइनेंस सेक्टर का है उसमें अगर हम लोग कंपेरिजन करें। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो EPS का है वो 5.28 का है। ये ऑलमोस्ट बहुत कम कंपनियाँ हैं जो आपको ऑलमोस्ट 8 के ऊपर या फिर 10 के ऊपर आपको दे रही हैं। ऑलमोस्ट ये आपका JSW होल्डिंग्स जो है यहाँ पे एक अच्छा जो है आपको यहाँ पे EPS दे रहा है। सो बट अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे इसीलिए सस्टेन किया है क्योंकि यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ह्यूज मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और वहीं अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन का इनका ROE और ROC अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ROC और ROE जो है ये ऑलमोस्ट बेकार है। और वहीं अगर हम लोग बात करें जो इसका, अगर दोस्तों हम लोग बात करें इनके ग्राफ में, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप इनका ग्राफ देखिए, किसी भी में भी
इनका ऑलमोस्ट अप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन होता हुआ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला है। सो आपको जो स्पाइक्स देखने को मिल रही है चार्ट पे, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दिन तक ये सस्टेन नहीं कर सकता इस पोजीशन को। ये आप मीन्स नोट करके रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो फंडामेंटल होता है वो एक किसी भी स्टॉक की लॉन्ग रन में बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करता है, और यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है। स्टॉक का प्राइस काफ़ी वॉलेटाइल होकर ऊपर की तरफ निकल तो रहा है, बट यहाँ पे फंडामेंटल नहीं अच्छे हैं। अगर हम लोग देखें सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन से कोई भी कंपनी एग्जैक्टली ग्रो नहीं कर सकती अगर आप देखेंगे तो। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे इनके पैटर्न प्रमोटर्स के बारे में अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको प्लेजेस में वगैरह तो नहीं है प्रमोटर्स, बट आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में होल्डिंग पड़ी हुई है। तो इस कारण से आपको इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखेगी, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक कभी कभी 10% की सर्किट दे देता है, मीन्स ऑलमोस्ट 10% तक ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यही रीज़न है कि यहाँ पे जो है किसी भी ऑपरेटर्स का, या फिर आप कह सकते हैं जो एक जिसके पास सरप्लस अमाउंट में पैसा है, वो पंप करके इस स्टॉक को मीन्स उठा और गिरा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप वहीं देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 18% की होल्डिंग रखे हैं, वहीं प्रमोटर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 20% तक की होल्डिंग है। सो यहाँ पे ऑलरेडी प्रमोटर्स को ही डाउट हो रहा है उनकी कंपनी पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। अब दोस्तों आप यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स में अगर आप देखेंगे तो पहले इनमें काफ़ी शांति हुआ करती थी, इन्होंने किसी भी टाइप की बोरोइंग वगैरह नहीं ली थी। बट अगर आप यहाँ पे देखिए तो मार्च 2020 में इनको बोरोइंग लेनी पड़ी, ऑलमोस्ट 11,330 करोड़ की इनके पास बोरोइंग आ गई है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी मीन्स ख़राब बात है ये एक तरीके से। अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसको एज ए रिटर्न एक इंटरेस्ट रेट पे आपको उसको वापस करना पड़ेगा। तो एक तरीके से आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी रहेगा, मीन्स कंपनी थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी काम करेगी। कहीं ये सारी चीज़ें इसके स्टॉक के प्राइस पे आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप अभी से समझ लीजिए। हम लोग इसके पी रेशियो को चेक कर लेते हैं। तो पी रेशियो अभी 30 का है, वहीं सेक्टर पी का अगर हम देखें तो 52 पे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे एक ठीक ठाक वैल्यूएशन है अगर आप छोटे टाइम पीरियड के लिए अगर ले रहे हों। और वहीं अगर हम लोग सेक्टर डिविडेंड यील्ड देखें तो काफ़ी भयानक सेक्टर डिविडेंड यील्ड है। जितने भी इस सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 82% तक की यहाँ पे डिविडेंड यील्ड पहुँच जा रही है, 81 के नियर अबाउट गाइज ये है। सो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 0.75 जो कि ऑलमोस्ट बहुत ही बेकार है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, कंपनी जब तक कंपनी को खुद प्रॉफिट नहीं होगा वो आपको कहाँ से देगी। तो सेम सारे सिनेरियोज़ हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक बार और चेकअप करिए, इसका एक बार सारी चीज़ें चेक करिए, और फिर अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक आगे आने वाले टाइम में परफॉर्म करेगा तब आप इसके साथ जा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।